नमस्कार, स्वागत है आपका ओंकार न्यूज पर। मैं आपके साथ रवि राजपूत। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2023 के अवसर पर अमृत सरोवर और स्वामित्व योजना समेत कई विकास परियोजनाओं की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस मौके पर कई सौगातें देते हुए पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। साथियों, मैं कई बार सोचता हूं कि छिंदवाड़ा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया, वो आपके विकास को लेकर, इस क्षेत्र के विकास को लेकर इतना उदासीन क्यों रहे? इसका जवाब कुछ राजनीतिक दलों की सोच में है। आजादी के बाद जिस दल ने सबसे ज्यादा समय तक सरकार चलाई, उसने ही हमारे गांवों का भरोसा तोड़ दिया। गांव में रहने वाले लोग, गांव के स्कूल, गांव की सड़कें, गांव की बिजली, गांव में भंडारण के स्थान, गांव की अर्थव्यवस्था कांग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राथमिकताओं में सबसे निचले पायदान पर रखा गया। भाई और बहनों, देश की आधी से ज्यादा आबादी जिन गांवों में रहती है, उन गांवों के साथ इस तरह सौतेला व्यवहार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता। 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान 70,000 से बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। आप बताएंगे मैंने कितना बताया? पहले कितना था, अब कितना हुआ? चला जाए साहब। अब आप अंदाज लगा सकते हैं काम कैसे करते हैं। मैं आपको 2 और उदाहरण देता हूं। 2014 से पहले के 10 वर्षों में, मैं उन 10 साल की बात करता हूं, केंद्र सरकार की मदद से 6,000 के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे। वहीं इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बहनों और भाइयों, हम जानते हैं उस जमाने में जब बाण सागर बांध का केवल कांग्रेस के राज में शिलान्यास होता था, पूरा कभी नहीं बना। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है। 3.25 लाख एकड़ जमीन में अकेले रीवा में सिंचाई हो रही है, अब सतना में सिंचाई हो रही है, अब सीधी में सिंचाई हो रही है। और प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था किसानों की आय दुगनी करने का। आज आप भी जानते हैं और मैं भी आपको बताना चाहता हूं, गेहूं का उत्पादन इसी रीवा जिले में, गेहूं का उत्पादन 4.5 गुना हो गया है। धान का उत्पादन 5.5 गुना हो गया है। सरसों का उत्पादन 35 गुना हो गया है। रीवा वालों बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? अरे जोर से बता दो, हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया देख ले, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था वो मध्य प्रदेश की धरती पर पूरा हुआ है। किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। बोलो, हुई है कि नहीं? धरती कहे पुकार के जो संदेश दिया है, ये प्रधानमंत्री जी के दिल की तड़फन है। ये एक महामानव का सोच है मित्रों कि इस धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक रहने दें। मध्य प्रदेश में अभी 60,000 किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हम सब प्राकृतिक खेती की तरफ जाएं। प्रधानमंत्री जी का संदेश देश को बचाने का है, धरती को बचाने का है, वन्य प्राणियों को, कीट पतंगों को, सबको बचाने का है, सबको जीने का हक है। इसलिए आइए उनके बचाए हुए इस मार्ग पर चलने का भी किसान संकल्प लें। 5 संकल्प। 1, बिजली बचाएं। दूसरे, पानी बचाएं। तीसरा, पेड़ लगाएं। चौथा, प्राकृतिक खेती करें। और एक और प्रधानमंत्री जी की
जो सदैव हमसे अपील रहती है स्वच्छता की। मेरे प्रिय पंचायती राज के बहनों और भाइयों और आमजन से भी मैं कहता हूं, आइए प्रधानमंत्री जी के बताए हुए रास्ते पर चल के हम अपने प्रदेश को भी बनाएं और दुनिया को भी बचाने में अपना योगदान दें। बोलो, सब तैयार हैं? वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इम्फाल में आयोजित युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रियों के चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है इस बात से कि ये चिंतन शिविर मणिपुर की धरती पर हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट से निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने देश के लिए मेडल जीते हैं, देश की शान भी बढ़ाई है। आज नॉर्थ ईस्ट में जो काम हो रहा है वो भी आपके लिए एक बड़ी प्रेरणा है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं आज पूर्वोत्तर के विकास को नई दिशा दे रही है। इम्फाल की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने वाले समय में देश भर के युवाओं को नए अवसर देगी। खेलो इंडिया स्कीम और टॉप्स जैसे प्रयासों ने इसमें एक बड़ी भूमिका निभाई है। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले से कम 2 खेलो इंडिया सेंटर और हर राज्य में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। ये प्रयास खेल जगत में एक नए भारत की बुनियाद बनेंगे, देश को एक नई पहचान दे। निकलकर कितने ही खिलाड़ियों ने तिरंगे की शान बढ़ाई है, देश के लिए मेडल जीते हैं। देश की खेल परंपरा को आगे बढ़ाने में पूर्वोत्तर और मणिपुर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यहां के सगोल कांगजेई, थांगता, यूबी लाकपी, मुकना और हियांग तानवा जैसे स्वदेशी खेल अपने आप में बहुत आकर्षक है। जैसे जब हम मणिपुर के ऊलावबी को देखते हैं तो हमें उसमें कबड्डी की झलक दिखती है। यहां का हियांग तानवा केरला की बोट रेस की याद दिलाता है और पोलो से भी मणिपुर का ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है। यानी जिस तरह नॉर्थ ईस्ट देश की सांस्कृतिक विविधता में नए रंग भरता है, उसी तरह देश की खेल विविधता को भी नए आयाम देता है। लगातार प्रैक्टिस करके फिटनेस तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उसका लगातार खेलना भी जरूरी है। इसलिए स्थानीय स्तर पर ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स लगातार चलते रहने चाहिए। ये बहुत आवश्यक होता है। इससे खिलाड़ियों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खेल मंत्री के तौर पर आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी खेल प्रतिभा की अनदेखी न हो। साथियों, अपने देश के हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को क्वालिटी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर देना हम सभी का दायित्व है। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना होगा। खेलो इंडिया स्कीम ने जिला स्तर पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर कुछ बेहतर किया है, लेकिन अब इस प्रयास को हमें ब्लॉक लेवल पर लेकर जाना है। इसमें प्राइवेट सेक्टर समेत सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी महत्व। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी आज कर्नाटक के मैसूर में श्री चामुंडेश्वरी देवी मंदिर में पूजा की। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर से मैसूर से
चामराजनगर जिले के गुंडलेपे पहुंचे, जहां उन्होंने रोड शो किया। शहर रविवार से ही 3 दिन के कर्नाटक दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आज उनका दौरा का दूसरा दिन है। इस दौरान उन्होंने जनता को भी संबोधित किया और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मी तेज है। इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। सीएम ने आज 3 जिलों में जनसभाएं की और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सहारनपुर से निकाय चुनाव के प्रचार का आगाज कर सीएम शामली पहुंचे और फिर अमरोहा में जनसभा को भी संबोधित किया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता। आज कावड़ यात्रा निकलती है, कावड़ यात्रा, याद है ना? आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा न जाति, न मत, न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। क्योंकि माता और बहनों को, हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए। 10-17 के पहले मैंने सहारनपुर की उपेक्षा को अपनी आंखों से देखा है। यहां बिजली नहीं आती थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता था। और कनेक्टिविटी को तो क्या, लखनऊ तो दूर, दिल्ली की दूरी को भी तय करने में 7 से 8 घंटे से अधिक का समय तय करना होता था। अब तो भाइयों बहनों इस दूरी को कम किया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज सहारनपुर विकास की एक नई आभा के साथ देश और दुनिया के रूप के सामने चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आज उपद्रव और दंगों के लिए जनपद क्षेत्र जाना जाता था, आज उत्सव के लिए जाना जा रहा है, महोत्सव के लिए जाना जा रहा है। सबका साथ और सबके विकास की पवित्र भावना के साथ शासन की योजनाओं का लाभ हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज इसी का परिणाम है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है, सुरक्षा का माहौल कैसे बनाया जाता है और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलता है। नगर निकाय चुनाव इसी की एक परीक्षा है आप सबकी। मैं सबसे पहले अमरोहा वासियों का इसलिए अभिनंदन करना चाहता हूं, मैंने पिछली बार आकर के कहा था ना कि यहां की चीनी मिल का विस्तारीकरण करेंगे, हमने वो पैसा उसका आवंटित कर दिया है। आज वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अब फिलहाल उन्हें पेशी के लिए बिहार नहीं आना पड़ेगा। वहीं पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संदीप कुमार की एकल पीठ ने सोमवार
यानी आज इस मामले पर सुनवाई करते हुए मामले की अगली सुनवाई 15 मई को निर्धारित की है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील वीरेंद्र राठौर ने कहा कि हमने रद्द करने की याचिका दायर की थी। जब कोई मसला सूरत की अदालत में पहले से ही विचाराधीन है तो उसी मामले में दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती। यह अवैध है। कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी है। वहीं इसी मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वकील वीरेंद्र राठौर ने कहा कि हमने रद्द करने की याचिका दायर की थी। जब कोई मसला सूरत की अदालत में पहले से ही विचाराधीन है तो उस मामले में दूसरी अदालत में दूसरी सुनवाई नहीं हो सकती। यह अवैध है। वहीं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता और सुनील कुमार मोदी के वकील SD संजय का भी बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पैरोडी के ग्राउंड पर ये कहा कि अब चूंकि सूरत में कन्विक्शन हो गया है इसलिए यहाँ कन्विक्शन नहीं हो सकता है, अब यहाँ प्रोसिक्यूशन ही नहीं चलना चाहिए। हमने आर्टिकल 23 और 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 300 CRPC इसी के हवाले से और एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हवाले से कहा कि अब यहाँ प्रोसिक्यूशन नहीं चल सकता है, इसको क्वॉश किया। यही हमारा प्ली था। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख तय की है 16 मई और तब तक के लिए निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी। सर, जो आपके विपक्ष के वकील हैं वो करेंगे 15 तारीख को, उन्होंने कहा है बयान में। मेरा ख्याल है 16 है, हो सकता है 15 हो, मतलब 15। आगे सर आप लोग क्या करेंगे इसमें? अब तो जो करना है उनको करेंगे। हमने अपना पक्ष रख दिया है, हमने अपनी लंबी चौड़ी बहस कर दी है। उन्होंने समय मांगा कि हमें जवाब देने के लिए समय चाहिए, तो अब वो जवाब लेके आएंगे तो देखेंगे। थैंक यू सर। प्लीज। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो पटना में सिविल कोर्ट में जो एक मानहानि का मुकदमा चल रहा है सुशील मोदी जी की तरफ से जो दायर किया गया था, तो उसमें कल यानी 25 तारीख को पटना के कोर्ट ने श्री राहुल गांधी जी को बुलाया था और उनके वकील ने वहाँ ये कहा था कि उनको 25 तारीख को उपस्थित कराएंगे हम। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में कि अब एक नया फैसला चूंकि सूरत कोर्ट का आ गया है जिसमें कि राहुल गांधी जी को उसी अपराध के लिए सजा हो गई है, यानी कि मानहानि के लिए ही उनके खिलाफ एक गुजरात के MLA ने जो वहाँ मुकदमा दायर किया था गुजरात में सूरत में, उस केस में उनको बाकायदा ट्रायल करके और उनको सजा दे दी गई है। तो जब उनको उसी अपराध के लिए एक जगह सजा दी गई है तो यहाँ पर पटना के कोर्ट में उनके ऊपर ट्रायल नहीं चलना चाहिए और इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ कि उसको स्टे किया जाए, स्थगित किया जाए अभी। तो उस पर आज सुनवाई हुई कोर्ट के द्वारा और कोर्ट ने मुझे समय दिया है कि आप इसका जवाब दें। जो आज इन्होंने बहस रखी है अपनी कि चूँकि एक कोर्ट से उन पर मुकदमा चल करके उनको सजा हो गई है तो संविधान के प्रावधान और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के प्रावधान के तहत क्या उन पर दोबारा उसी अपराध के लिए ट्रायल चल सकता है या उनको वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां शरद पवार के महाविकास आघाड़ी के भविष्य को लेकर दिए बयान पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने प्रतिक्रिया दी है। शिंदे ने कहा कि शरद पवार जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है। NCP नेता शरद पवार ने रविवार को अमरावती में कहा था कि आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है लेकिन कल क्या होगा यह नहीं कह सकते। शरद पवार के बयान पर जब एकनाथ शिंदे से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शरद पवार साहब बड़े ही अनुभवी नेता हैं, उनका ये बयान महत्वपूर्ण है। वह जो कहते हैं उसमें गंभीरता होती है, जिसको जो सोचना है वो सोचे। मैं इतना ही कहूँगा कि NCP सुप्रीमो शरद पवार रविवार को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में थे। यहाँ उन्होंने महाविकास आघाड़ी गठबंधन को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई है। पवार ने कहा कि आज महाराष्ट्र में आघाड़ी है, हमारी इच्छा है कि हम साथ में काम करें, पर इच्छा से क्या होता है। आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव है, आगे आघाड़ी रहेगी या नहीं इस पर चर्चा नहीं हुई है। शरद पवार के बयान के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल है। वहीं बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए शिवसेना के उद्धव गुट के नेता संजय राउत सामने आए।
यह संकेत देने की कोशिश की कि अघाड़ी में सब कुछ ठीक है। राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी रहेगी, 2024 का चुनाव महाविकास अघाड़ी के साथ लड़ेंगे। इसमें शरद पवार की प्रमुख भूमिका पहले से तय की गई है, आज भी और आगे भी रहेगी। इतना ही कहूंगा, आदरणीय शरद पवार साहब ये बड़े अनुभवी नेता है। उनका जो वक्तव्य है ये महत्वपूर्ण है और उसको हमेशा जो कहते हैं उसमें गांभीर्य होता है, गंभीरता होती है। इतना ही मैं कहूंगा, जिनको जो सोचना है, समझना है, वो समझना। इतना ही। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। अब हत्या के एक हफ्ते बाद प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर से खून के धब्बे और एक चाकू पाया गया है। पुलिस इस मामले में जांच शुरू कर दी है। प्रयागराज एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी का कहना है कि मैंने खुद जांच की है। सीढ़ी के पास और रसोई के बगल में खून के धब्बे मिले हैं। मामले की जांच की जाएगी। अब बता दें कि रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के चकिया इलाके में बने अतीक अहमद के दफ्तर की सीढ़ियों पर खून के धब्बे मिले हैं और वहां पर चाकू और खून से सना हुआ दुपट्टा भी बरामद किया गया है। पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। वहीं हाल ही में मीडिया ने अतीक के इस दफ्तर के अंदर से रिपोर्टिंग भी की थी, लेकिन तब ऐसा कुछ नहीं देखने के लिए नहीं मिला था। मैंने स्वयं ऊपर से नीचे भ्रमण किया है। नीचे सीढ़ी के पास ऊपरी जो सीढ़ी है वहां पर लाल रंग के धब्बे खूननुमा दिख रहे हैं और अंदर एक कक्ष है जो किचन है, किचन के बगल में भी खून के धब्बे दिख रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमने अपनी सीनियर अधिकारीगण को भी अवगत कराया है और एफएसएल की टीम हमारी बस पहुंचने वाली है। हम लोग उसकी जांच कर लेते हैं और ये देख लेते हैं कि वह खून कैसा है, किसका है, कौन लोग हो सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां तेलंगाना पुलिस ने YSRTP प्रमुख YS शर्मिला को हिरासत में लिया है और उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने अधिकारियों को TSPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में उनके SIT कार्यालय जाने की सूचना मिलने के बाद से उन्हें हिरासत में लिया गया था। वहीं YSRTP प्रमुख YS शर्मिला ने हैदराबाद में TSPSC प्रश्न पत्र लीक मामले में SIT कार्यालय जाने से रोकने के लिए हिरासत में ले रही थी। वहीं पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। तेलंगाना में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और तेलंगाना की राजनीति काफी गरमाई हुई है। सभी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रही हैं। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की कोलकाता पहुंचे हैं और उन्होंने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से मुलाकात की है। फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है और क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बातचीत हुई गई और पहले तो हमारा संबंध इनके साथ रहा ही है। आना जाना यहाँ से हमारा बराबर होता था, तो कुछ वर्षों से तो आ ही नहीं पाए। इनसे बात हुई और आज यहाँ आने का मौका मिला तो बड़ी खुशी की बात हुई। यहाँ सब कुछ देख रहे हैं कितना इन्होंने और डेवलप कर दिया है, तो इन सब चीज़ों को और बाकी जो हम लोगों की बातचीत भी हुई है और वो बातचीत मुख्य रूप से यही है कि हम सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब पार्टियों को मिल करके अगला जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा तो उसके लिए सब लोग उसके पहले पूरी तैयारी करें और सब लोग आपस में बैठ करके बातचीत करें और आगे का सब कुछ तय करें कि जो कुछ भी आगे करना है वो देश के हित में होगा। अभी जिन लोगों को राज करने का मौका मिला हुआ है उन सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ खाली अपना प्रचार कर रहे हैं। देश के लिए कोई विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उन्हीं की चर्चा होती रहती है, कुछ है नहीं। आप जरा सा देख लीजिए, यहीं पर आप देखिएगा तो यहाँ पर इन्होंने किया है कि दिल्ली ने किया है, तो कहीं भी चल करके आप देखिए ना कि वहां से जो काम हो रहा है। में आई हुई है और नीतीश जी का मिनिस्टर भी आई हुई है। हमने खुश है कि हमारा इधर में आई हुई है बंगाल में
हम तो नीतीश जी को यही रिक्वेस्ट किया है कि नीतीश जी देखिए, जयप्रकाश जी का जब मूवमेंट हुआ था बिहार से हुआ था। अगर हम बिहार में और पार्टी मिलके मीटिंग करें, एक पहले घड़वा मीटिंग, उसका बाद में तैयार करें, बाद में कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या मैनिफेस्टो है, वो सब बाद में बताएंगे। लेकिन पहले एक साथ में एक मैसेज कर देना है कि हम लोग सब एक साथ में है। हम तो पहले से आप लोगों को कह चुका कि हमारा इसमें कोई ऐतराज नहीं है। हम चाहते हैं बीजेपी। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर भारत के टॉप पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। 7 महिला पहलवानों ने महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मध्य दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस थाने में यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई है। इस साल की शुरुआत में भी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ और अन्य ट्रेनर्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। वहीं विनेश फोगाट ने कहा कि बार बार कोशिश करने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। हम न्याय मिलने तक यहीं खाएंगे, यहीं सोएंगे और यहीं रहेंगे। हम 3 महीने से खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और अन्य संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। सीमित सदस्य हमें जवाब दे रहे हैं। वहीं आपको बता दें, खेल मंत्रालय ने भी हमें कुछ अभी तक नहीं जानकारी दी है। वे हमारा फ़ोन भी नहीं उठा पाते हैं। आपको बता दें कि हमने देश के लिए पदक जीते हैं और इसके लिए अपना कैरियर दांव पर लगा दिया है। और क्या कुछ कहा है रेसलर्स, आइए आपको सुना। सभी को मेरा नमस्कार। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारी सर्वखात पंचायतें हैं, जो लास्ट टाइम भी धरने पे आए थे हमारा समर्थन देने के लिए, हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा इस लड़ाई में हमारी मजबूती से साथ दिया। और हमने जो पास में जो गलतियां की, जो हमारे साथ में राजनीति हुई है कुछ लोगों के कारण, हम उसके लिए भी उनसे क्षमा मांगते हैं कि आप लोगों ने इतना साथ दिया, आप लोग इतनी दूर से हमारे को समर्थन देने के लिए आए थे, लेकिन फिर भी हमने जल्दी में वो धरना खत्म कर दिया था। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है और हम नहीं चाहते कि हमारे जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। सभी खाप पंचायतों, बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला धरना किन लोगों की वजह से खराब हुआ है, हमें झांसे में ले लिया गया। तो अभी यही समय है कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो। जिन बेटियों ने इतना बड़ा साहस दिखाकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जताई है, तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो। सभी को नमस्कार। जितने भी हमारी खाप पंचायत है उन सबको मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि पिछली बार जो धरने में हमारे साथ जो राजनीति हुई है आप सभी को पता है, और हम खिलाड़ी हैं, हमें राजनीति का नहीं पता था, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहेंगे। और मैं चाहूँगा कि जो आज हमारी बहन बेटियों की जो लड़ाई है, हम उसमें सब एक साथ एकजुट होकर उस लड़ाई को आगे लड़े और हमारी बहन बेटियों को न्याय दिलाएं। तो मैं आप सभी खाप पंचायतों से निवेदन करता हूँ कि आप खिलाड़ियों का सपोर्ट करिए। और जिस बाहुबली के खिलाफ हमारी महिला खिलाड़ियों ने जो साहस दिखाया है, अगर अब हम नहीं बचा पाए उन खिलाड़ियों को, तो भविष्य में ऐसे बहुत सारे जो हमारी महिला खिलाड़ी हैं ऐसे ही शिकार होती रहेंगी और कोई भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारतीय सर्कस के पितामह कहे जाने वाले दक्षिण भारत के जेमिनी शंकरन का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। जेमिनी शंकरन लंबे वक्त से उम्र के अंतिम पड़ाव में कई बीमारियों के कारण पिछले कुछ दिनों से कन्नूर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे, जहां बीती रात रविवार को उनका निधन हो गया। शंकरन के निधन पर शोक जाहिर करते हुए केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि भारतीय सर्कस को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने में प्रमुख भूमिका निभाने के साथ शंकरन की सराहना उन्होंने की है। वहीं विजयन ने आगे कहा कि उन्होंने भारतीय सर्कस के आधुनिकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाई है। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।